हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए बेटा करते शुरू। आज कौन सा है हमारा टॉपिक? आज है मैसूर। कौन सा है? मैसूर। हाँ भाई मैसूर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे? मैसूर साम्राज्य। अच्छा सुनो, मैसूर पढ़ने से पहले कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, है ना। थोड़ा बैक जाते हैं तब समझेंगे अच्छे से क्या होता है मैसूर के बारे में। एक बात समझिए, जिस समय मैं तुम्हें दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश समझा रहा था, उसके बाद हमने तुगलक वंश देखा था। और तुगलक वंश में एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, लंपट मूर्ख, कैसा था? पढ़ा लिखा सही तरह सुनो, अब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसी के समय साउथ इंडिया में, अगर दक्षिण भारत में बात करें तो इस दक्षिण भारत में एक नगर की स्थापना हुई थी। और ये मैंने तुम्हें वहां बताया भी नहीं था, लिखवाया भी था, इस कर्नाटका वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कर्नाटक में। और इस नगर का नाम था विजय नगर। कौन सा था? हाँ, पहले विजयनगर समझोगे तब उसे समझोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो दो भाई थे। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम क्या था? कभी कभी तो तुम्हें ऐसा लगता हो ना, हरिहर बुक्का एक ही है? एक ही लगता है ना? गलत लगता है तुम्हें, नजरें बिगड़ गई हैं तुम्हारी। हाँ बहुत ज्यादा। एक हरिहर है और एक कौन है? बुक्का। ये दोनों अलग अलग भाई थे। अलग अलग मतलब अलग अलग थे, हरिहर बुक्का। इनके जो पिताजी थे, पापा इन दोनों के, वो पता है कौन थे? उनका नाम था संगम। क्या नाम था? देखो पिताजी को अपना नाम कितना अच्छा रखा है ना। और इनका नाम क्या रख दिया है? हरिहर बुक्का। हाँ, इसलिए याद रखना, इस विजयनगर साम्राज्य को हम किस नाम से भी जानते हैं? संग्रम साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी आ जाता है विजयनगर साम्राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो फिर आंसर क्या करेंगे आप? संगम साम्राज्य। क्लियर है? क्योंकि हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी और इनके पिताजी का नाम क्या था? संगम। अच्छा एक बात सुनिएगा जरा, जैसे मान लीजिए कि यहां विजयनगर है, ये है विजयनगर साम्राज्य। इसकी लोकेशन बता दो मैं तुम्हें, ये रहा लोकेशन, ये है विजयनगर। ठीक है, इस विजयनगर साम्राज्य के तुरंत कुछ समय बाद एक और साम्राज्य की स्थापना हुई यहां। इस साम्राज्य का नाम था बहमनी। कौन सा साम्राज्य था? बहमनी साम्राज्य। ये विजयनगर साम्राज्य था, ये बहमनी था। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। और यहां किसने स्थापना की थी? हसन हसन गंगू। किसने की थी? हसन गंगू। अब मुझे बताओ, ये दो भाई हैं कि एक है? क्या बात कर रहे हो? एक और बार सोचो, पुनः सोचो। एक ही है ना? एक ही है, हसन गंगू। कौन सा साम्राज्य था? बहमनी। इधर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का दो भाइयों ने। और इधर हसन गंगू ने की थी, बहमनी साम्राज्य की। दोनों बिल्कुल पैरेलल थे, ऐसे ही थे। लेकिन इन दोनों के बीच एक रिवर थी, एक नदी ऐसे। इस नदी का नाम है चंद्र। क्या नाम है? कौन सी नदी है? चंद्र। चंद्र नदी। ठीक है, और यहां से एक जाती है ऐसे। नहीं, चंद्र नहीं है, ये है तुंग। कौन सी नदी है ये? तुंग। और ये कौन सी है? भद्रा। ये तुंग है, ये भद्रा है। आगे जाकर ये क्या बन गई? तुंगभद्रा। ऐसे। और हमने एक बात बहुत दिनों से पढ़ी है, दो या दो से अधिक नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोआब क्षेत्र। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? दोआब। ठीक है, तुम जहां बैठे हो वो क्या है? तुम्हारे पीछे देखो मुड़ के, क्या कौन सी जा रही है? अरे वृंदावन गंगा, वृंदावन मथुरा आगरा, कौन सी जा रही है? दिल्ली पर होकर यमुना। और तुम्हारे आगे से कौन सी जा रही है? गंगा।
तो तुम जहां बैठे हो वो कौन सा क्षेत्र है? द्वाब। दो या दो से अधिक नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वाब का। तो यहां भी तो दो नदियां थी, एक नदी का नाम क्या है, दूसरी का नाम क्या है? तुंग। दोनों उपजाऊ क्षेत्र थे, बहुत उत्पादन होता था, अच्छा प्रोडक्शन होता था यहां से। इन दोनों साम्राज्यों के बीच जो झगड़े की वजह थी, झगड़े का जो विषय था, वो ये दोआब क्षेत्र था। ये चाहते थे नहीं भाई साहब हमारा यहां तक है, ये कहते हो कैसी बात कर रहा है, हमारा है यहां तक। हाँ, आज के समय होता है, ऐसा ही होता था। इन दोनों के बीच यहां से युद्ध की जड़ शुरू हो गई और युद्ध हुआ इन दोनों के बीच। और ये युद्ध ऐसा नहीं हुआ, कई वर्षों तक चलने वाला युद्ध था। 4-6 वर्ष नहीं, 100-200 वर्ष युद्ध शुरू हुआ। पहले दो राजाओं के बीच, दो सेनाओं के बीच, दो राजाओं के बीच, दो सेनाओं के बीच। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, आम नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं थी। सेना मर रही है मरने दो, राजा मर रहा है मरने दो, नागरिक सुरक्षित थे। समय गुजरता गया। 14वीं सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में इन दोनों नगरों की स्थापना हुई थी, 14वीं शताब्दी में। और एक बात मान लीजिएगा कि लगभग 200 वर्ष तक इन्होंने शासन नहीं किया, और 1565 आते आते, 1565 एडी, 1565 आते आते ये युद्ध अपनी सभी सीमाओं को पार कर गया। सीमाओं को, सीमा को नहीं। हाँ, कहीं वो सीमा हैदर है पता है ना तुम्हें, वो वाली बात नहीं। ये सब अपनी सीमाओं को पार करके विजयनगरी और कौन से, बहमनी। यानी अभी तक जो युद्ध चलता था, दो राजाओं के बीच चलता था, दो सेनाओं के बीच चलता था, ना राजा रहे ना सेना रही, आपस में लड़ते 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 खत्म हो लिए। और 1565 आते आते कहानी इतनी ज्यादा बदल गई, 1565 आते आते कहानी इतनी ज्यादा बदल गई कि सेना बची नहीं भाई साहब युद्ध लड़ने के लिए, आपस में मर गए। कहां से बचेगी जब इतने इतने युद्ध चलेगा, तो कहां से आएंगे सैनिक? लेकिन युद्ध बंद नहीं हुआ, सेना रही नहीं, युद्ध बंद नहीं हुआ। तुम कहोगे भाई साहब सेना ही नहीं है तो युद्ध का का युद्ध अब होगा पता है कैसा, जैसे हमारे यहाँ गाँव में होता है ना, दो गाँवों के बीच हो जाता है युद्ध, ऐसा युद्ध शुरू होगा। अभी तक युद्ध सेनाओं के बीच होता था, अब युद्ध होगा किसके बीच? नागरिकों के बीच। गांव में नहीं होता युद्ध, है ना, कभी कभी हो जाते हैं ना, एक गांव का दूसरे गांव से झगड़ा, फिर बताओ दो गांवों में आपस में झगड़ा हो जाए और दोनों ही तगड़े हैं, तो फिर पता क्या होता है? मान लो एक एक गांव है ए और एक गांव कौन सा है, बी। अगर ए का कोई बालक, कोई आदमी कहीं भी अकेला मिल गया और बी के वहां 2-4 हैं, लपेट देंगे भगवान कसम। नहीं लपेट देते? लपेट दिया। अब बी का कहीं मिल गया तो कौन लपेटेंगे? ए। सेम कंडीशन मान लो। ये जो विजयनगर वाले थे, जैसे ही मान लो बेमनी राज साम्राज्य वाले सो गए, सो रहे रात को, बेमनी वालों को लगा अच्छा बेटा सो रहे, कूद पड़े रात में। कहां कूद पड़े? बेमनी में। और क्या कुछ लूटने नहीं आ रहे थे, बस आकर बर्तनों को फोड़ देना, दीवारों को तोड़ देना, मकानों को तोड़ देना, और थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो ऐसा भी नहीं था कि लेके नहीं जाएंगे, वापस ले गए। पहुंच गए वापस वहीं बेहमनी में, वहां पहुंच गए अपने राज्य में वापस। अब नंबर किसका आएगा चलने का? विजयनगर वाले कम पड़ रहे हैं, अब विजयनगर वाले कहां चलेंगे? यानी कि इनके बीच 1565 में एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। कैसा युद्ध था? तालीकोटा का युद्ध। इसी युद्ध को हम राक्षसी का युद्ध कहते हैं, राक्षसों की तरह ही लड़ा गया था भाई साहब। तालीकोटा का युद्ध या किसका युद्ध हुआ? राक्षसी का। 1565 ईस्वी में ये युद्ध हो गया। तालीकोटा या किसका युद्ध है? राक्षसी का युद्ध। 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध ने सब कुछ विनाश कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। विजयनगर साम्राज्य पूरा का पूरा ढह गया, खत्म हो गया। बहमनी साम्राज्य भी खत्म। विजयनगर साम्राज्य पूरा खत्म हो जाता है, और इसे खत्म होने के बाद यहां पर एक नए नए राजवंशों की स्थापना होती है। और यहीं पर इस साम्राज्य के बाद एक नए वंश की स्थापना हुई, जिस वंश का नाम था आपका यहां कर्नाटका में, जिसका नाम था वाडियार वंश। कौन सा वंश आया?
वाडियार वंश। कौन सा वंश आया? वाडियार वंश। जब ये वाडियार वंश की स्थापना होती है, वाडियार वंश के दो प्रमुख शासक हुआ करते थे, एक का नाम था शिवराय और एक का नाम था कृष्ण राय। दोनों संयुक्त रूप से गद्दी पर बैठे हुए थे। एक बार जो शिवराय हुआ करते थे, जंगलों में चले गए घूमने के लिए। पहले राजा शिकार करने बहुत जाते थे। अच्छा, एक बात कॉमन नहीं देखी तुमने पहली कहानियों में? राजा शिकार करने जरूर जाते थे और रास्ता भी भटक जाते थे। भटकते थे ना? ये शिवराय शिकार करने गए थे और रास्ता भटक गए। ये रास्ता भटक गए, अंधेरा सा होने लगा, रास्ता मिल ही नहीं रहा था। गलत बात है ना? गूगल मैप होता उस समय तो देख लेते, व्यवस्था डाल के वो लोकेशन डाल तो पहुंच जाएंगे। अब कुछ तो होता होगा पर पता नहीं, भूल ही जाते थे। हमारी कहानियों में कुछ ऐसा ही मिलता है। कुल मिलाकर बात ये थी, जब ये रास्ता भटक गए, ये जंगलों में होके जा रहे थे, इनको 8-10 लोगों ने पकड़ लिया और वो 8-10 इस वाडियार वंश के दुश्मन थे। यानी मौका मिल गया था राजा को मारने का। होते हैं राजा के सब प्रिय थोड़ी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं बोले जहां मिलेंगे वहीं चटकाएंगे। अब इसे मारने वाले थे, ये दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, वो पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वहीं पर जंगलों में एक आदमी लकड़ी काट कर जा रहा था। वो आदमी नहीं भाई साहब, पूरा बलवान था। कुल्हाड़ी हाथ में रहती थी और पूरा लकड़ी का गट्ठर लगा रखा था और जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी को मारने के लिए कई लोग भाग रहे हैं और उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, चालू हो गया। वो सब उसके डर से भाग गए और उससे शिवराय को बचा लिया। और शिवराय ने जब देखा कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी, इसने मेरी जान बचाई, उसे अपने साथ अपने वंश में ले गया और जाकर उसे सैनिक बना दिया, सोल्जर बनाया। बस वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बलवान था। बुद्धिमान कम था लेकिन ताकतवर बहुत ज्यादा था। उसे सैनिक बनाया, उसे ट्रेनिंग दी, एक योद्धा बनाया, फिर उसके बाद उसे सेनापति बना दिया। और सेनापति बनाने के बाद कुछ समय बाद कृष्ण राय और शिवराय को क्या लगा कि एक काम करते हैं, अब हम वृद्ध हो गए और इस राज्य को अगर कोई चला सकता है तो वो यही सेनापति चला सकता है। तुम क्या देखते हो वहां? हाँ, क्या देखते हो तुम? है? मतलब ये आदमी ना देखा तुमने, ये पानी की बोतल ना देखी, मुझे देखो। अरे मुझे देखो, सब कुछ मुझ में है। पागल आदमी देखते रहते हैं कहीं से कहीं। गलत बात है, मत देखा करो। हाँ है, क्या कह रहे हो? कुल मिलाकर बात ये थी, इनको लगा कि साम्राज्य को अगर कोई चला सकता है तो ये सेनापति ही चला सकता है। और उस सेनापति को अपने जीते जी ही पद दे दिया और उसे शासक बना दिया। पता है वो सेनापति कौन था? हैदर अली। कौन था वो? हैदर अली शासक बनता है वाडियार वंश के बाद और उसने इस वंश का ही नाम बदल दिया और एक नया वंश स्थापित किया, जिस वंश का नाम क्या था? मैसूर। क्या स्थापित किया? कौन सा किया? मैसूर। इस चरणों में ऐसे करके मैसूर साम्राज्य की स्थापना हुई। और जब ये मैसूर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तो आप समझिएगा, मैसूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हैदर अली। कौन था? मैसूर साम्राज्य का संस्थापक हैदर अली था। हैदर अली एक अनपढ़ शासक था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बलवान था, बुद्धिमान था। राजा के गुण तो उसमें आने लगे थे, समझदार हो गया था। धीरे धीरे सेना में सैनिकों की भर्ती करने लगा था और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता जा रहा था। हैदर अली ने कभी भी खुलेआम बादशाह की उपाधि धारण नहीं की। हैदर अली कभी अपने आप को सुल्तान नहीं बताता था। हैदर अली एक सामान्य जो व्यक्ति रहते हैं ऐसे ही शासन किया करता था। लेकिन हैदर अली के सामने चुनौतियां भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए भी चुनौतियां थी हैदर अली के सामने क्योंकि यहां हैदर अली था, यहां हैदर अली, इधर हैदराबाद के क्या थे? निजाम। हैदराबाद के क्या थे? यहां निजाम। ये हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। इधर ऊपर से अंग्रेज थे, यहां फ्रांसीसी थे, डच थे, डेनिश से या मराठा थे। चारों तरफ से हैदर अली घिरा हुआ था, चारों तरफ से, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो अपने काम में लगा रहा, अपनी सेना का बहुत अच्छे से बेजोड़ तरीके से एक प्रकार से उसे एस्टेब्लिश करता गया। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, इधर जो अंग्रेज थे, मैंने तुम्हें बताया था पहले, वो बंगाल को तो विजित कर चुके थे और उनकी नजर जो थी वो मैसूर पर थी।
वो चाहते थे, क्या चाहते थे? वो चाहते थे बोले मैसूर भी किसका में हो जाए, ब्रिटिश का हो जाए, ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाए। फिर इसके बाद मैसूर के बाद फिर देखेंगे मराठाओं को और फिर देख लेंगे निजामों को, फिर धीरे धीरे पूरा साउथ इंडिया अपना हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। बोले अब आक्रमण जो होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? हैदर अली पर। हैदर अली पर आक्रमण करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो ये भी जानते थे हैदर अली दिमाग से हटा हुआ था, अगर उसे किसी ने छेड़ा वो तगड़ी छेड़छाड़ करेगा फिर। इसलिए अंग्रेजों ने दिमाग लगाया क्यों ना एक काम करते हैं, हम हैदर अली पर आक्रमण नहीं करते, किसी के द्वारा हैदर अली पर आक्रमण करवाते हैं। ऐसा सोच लिया। ये दौड़े दौड़े मराठाओं के पास पहुंचे और मराठाओं से कहा सुनो। बोले हाँ जी बताओ। बोले तुम्हें पता है हैदर अली बलवान बनता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है, और तुम ही सबसे निकट हो, तुमको ही मारेगा सबसे पहले। मराठाओं ने कहा हमें मारेगा? बोले हाँ। बोले हमें मारेगा, मर जाएंगे, तुम्हें क्या? बोले तुम बताएं एक काम कर लो। क्या? बोले तुम आक्रमण कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अटैक करो और ये मराठा क्षेत्र में ही मिल जाएगा। यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि हम डायरेक्ट आक्रमण ना करें, कोई दूसरी शक्ति आक्रमण करे और हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे बाद में जाकर। मराठाओं ने स्पष्ट मना कर दिया। मराठा तो क्लियर थे, बिल्कुल क्लियर थे, स्पष्ट थे। उन्होंने कहा हम आक्रमण करेंगे? नहीं करेंगे, निकल जाओ यहां से। अंग्रेजों को लगा अब बात बनेगी नहीं। अंग्रेज दौड़े दौड़े कहां गए? निजामों के पास। किसके पास गए? निजामों के पास गए। अगर तुम देखें तो निजाम कहां थे? यहां। मराठा कहां थे? यहां। और हैदर कहां था? यहां। तो यहां से तो पत्ता साफ हो गया, यहां तो कुछ मिला नहीं। अभी किसके पास पहुंचे? हैदराबाद, निजामों के पास। और सीधा अंग्रेज निजामों के पास पहुंचे। जैसे निजामों के पास पहुंचे, ये जानते थे नहीं थे निजाम कितने चालाक थे पहले से ही। निजाम कभी किसी के नहीं हुए, सबको धोखा दिया निजामों ने। निजामों के पास, और ये हमेशा एक सुरक्षित पारी खेलते थे। चौके छक्के की जरूरत नहीं थी, राहुल द्रविड़ थे। चौके छक्के के लिए तो वीरेंद्र सहवाग है, या तो मर जाएगा या मार जाएगा। ये यहां पर सेफ खेलते थे। अंग्रेज आए, बोले निजामो? बोले हाँ जी, हैदर अली पर आक्रमण कर दो। बोले क्यों कर दें? बोले तुम्हें पता है कितना मजबूत हो रहा है, पूरा साम्राज्य उसी का हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम आक्रमण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निजाम थे ये। निजामों ने कहा एक काम करो, तुम आक्रमण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंग्रेजों की समझ आ गई थी बात ये आदमी। निजाम कभी किसी के नहीं हुए। आप पढ़ेंगे आगे, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ, और इन निजामों ने उनका साथ दिया। किसका? अहमद शाह अब्दाली का, जो विदेश से आया था। इनका साथ नहीं दिया। जाट नेता सूरजमल का साथ नहीं दिया इन्होंने, और तो और सुजाउद्दौला का साथ नहीं दिया, और तो और हैदराबाद के निजाम खुद मुसलमान थे, हैदर अली भी मुसलमान था, इसका भी साथ नहीं दिया इन्होंने। ये कभी किसी का साथ नहीं देते थे और कभी किसी से हारे नहीं। बस एक ही व्यक्ति था हराने वाला उस समय पहले, जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मराठाओं में, बाजीराव। वही बाजीराव, मस्तानी वाले बाजीराव। बाजीराव एक अपराजित योद्धा, जिसके साम्राज्य का विस्तार अटक से लेकर कटक तक था। अटक कहां पड़ता है? अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर। और कटक कहां पड़ता है? उड़ीसा। इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया था बाजीराव ने। बहुत महान योद्धा थे। एक तो उन्होंने पराजित किया था उन्हें, और या फिर अगर किसी ने इन निजामों की धज्जियां उड़ाई हैं तो वो व्यक्ति थे एकमात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी आजादी के बाद। इतना मारा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हैदराबाद तो देखो, हैदराबाद यहां है, और ये पता है कहां से मिलना चाहते हैं? पाकिस्तान में। यहां से बोले हम तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। यार सोचो तो सही। तुम देखो, ये पाकिस्तान कुत्ते की तरह ऐसे लटका पड़ा है यहाँ। यहाँ पाकिस्तान है। अब ये क्या कहना है कि हम यहां से किसका हिस्सा बनेंगे? पाकिस्तान का। पटेल साहब ने कहा भाई साहब एक बात बताओ, चलो मान लो हम तुम्हें पाकिस्तान में मिला दें, तो तुम रास्ता क्या होगा पाकिस्तान का? बोले ले लेंगे, बीच में होकर रास्ता ले लेंगे ऐसे। हाँ भाई साहब, यहाँ होके सड़क डाल दीजिए तुम, ये हिंदुस्तान थोड़ी है। और जब ये नहीं माने तो ऑपरेशन पोलो, कौन सा ऑपरेशन किया गया था? ऑपरेशन पोलो। इंडियन आर्मी ने वो धज्जियां उड़ाई इनकी, इतनी मार मारी इनमें, चमड़ी उधेड़ के डाल दी थी।
बस इनको मारा था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंग्रेज अब समझ गए थे कि ये निजाम साथ किसी का देंगे नहीं, अब क्या करें। इधर जो ये कौन था, हैदर अली, इसे सब भनक लग रही थी कि ये कभी यहां जाते हैं कभी यहां जाते हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, और ये तो दिमाग से पैदल था ही, और इसे आ गया गुस्सा। अंग्रेज क्या आक्रमण कर पाते, इसने खुद ही अपने आप ही अंग्रेजों पर क्या कर दिया, आक्रमण। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे विरुद्ध प्लानिंग बनाने की। और यहां से शुरू हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा मैसूर युद्ध हुआ? प्रथम, फर्स्ट एंग्लो मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ बेटा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और कब से कब तक हुआ? 1767 से लेकर 1769 तक, 1767 टू 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम युद्ध लड़ा हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध। यह हिंदुस्तान का ऐसा पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर अपनी तरफ से आक्रमण किया था। नहीं तो अंग्रेज तय करते थे कि युद्ध कहां होगा, कैसे होगा। इसने अपनी तरफ से आक्रमण कर दिया। और सिर्फ आक्रमण नहीं किया, इन 2 वर्षों में इतनी गंभीरता से युद्ध लड़ा, इतना भयंकर युद्ध लड़ा कि 1769 आते आते अंग्रेजों के हालात खराब। और 1769 में आते आते अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था अगर युद्ध बंद नहीं हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान में से। यानी कि इस युद्ध को हैदर अली जीत गया। 1769 में अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए, उन्होंने माफी मांग ली हैदर अली से, बोले कोई योजना नहीं बनाएंगे हम, बहुत हो गया, अब माफ कर दीजिए। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को कौन जीता? हैदर अली। और अंग्रेज पराजित हो गए। जैसे अंग्रेज पराजित हुए तो हैदर अली जीता था। अंग्रेजों ने कहा सर संधि कर लीजिए लेकिन युद्ध बंद कर दीजिए, और याद रखना कि ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। किसकी संधि पर समाप्त हुआ? मद्रास की संधि। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हें इसमें क्या याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 67 से कब तक हुआ? 69। और युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। तो वो संधि कौन सी थी? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मद्रास की संधि पर यह युद्ध समाप्त हुआ। और जैसे ही यह युद्ध समाप्त हुआ, अब मुझे एक बात बताओ, मजबूर कौन हुआ था संधि करने के लिए? अंग्रेज। जीत कौन रहा था? हैदर अली। तो जो हैदर अली मांगता ना वो देते अंग्रेज, देना पड़ता, नहीं तो वो युद्ध लड़े जाता, वो तो जीत रहा था। लेकिन हैदर अली बस इसी बात का बुद्धिमान नहीं था, बलवान जरूर था लेकिन बुद्धिमान नहीं था। जैसे संधि हुई अंग्रेज अपनी ओर से ही देना चाहते हैं कि बताओ सर तुम्हें क्या चाहिए। हैदर अली क्या कहते हैं? तू क्या देगा हमें? मतलब ये कोई तरीका है? संधि वो कर रहे हैं और मांगना चाहिए था, लेना चाहिए था, आप जीत रहे हैं, बोले क्या देगा तू, है क्या तेरे पास? यार बड़ी अजीब बात है। अंग्रेजों ने कहा कुछ तो, बोले सुन ये मैसूर है, इसकी तरफ आंख उठाकर मत देख लेना, ना कोई प्लानिंग बनानी है ना इसकी तरफ देखना, और अगली बार अगर थोड़ी सी भी बदतमीजी की तो ब्रिटेन तक मारेंगे, इस बात को याद रख लेना। अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने संधि पर क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा हम वायदा करते हैं हम तुम पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, ना कभी सोचेंगे, और अगर तुम पर कोई और भी आक्रमण करेगा तो भी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और तू करेगा रक्षा? नहीं चाहिए रक्षा, लेकिन सोच मत लेना, मैसूर स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगा, देख मत लेना इसकी तरफ। बस इतनी सी संधि हुई, इतनी सी संधि। अगर हैदर अली चाहता तो आधे से अंग्रेजों को अपनी गिरफ्त में ले लेता, उसके बंगाल का बहुत सा साम्राज्य वापस ले सकता था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक अच्छा लड़ाकू हो, वो बुद्धिमान अच्छा हो, ऐसा नहीं था। और ये हैदर अली की सबसे बड़ी कमी इतिहास में बताई जाती है। युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेज जैसे तैसे बचे चले गए, अपना वहीं बंगाल में चले गए। 1769, 1770, 75 और 1780 आ लिया, यानी 11 वर्ष हो गए थे युद्ध को। इन 11 वर्षों में अंग्रेजों ने बंगाल को खूब अच्छे से लूटा था, बंगाल पर तो उनका शासन था ही। इन 11 वर्षों में अंग्रेजों ने इतनी बड़ी तैयारी कर ली थी कि आधुनिक प्रकार के हथियार ले आए थे, ब्रिटेन से तमाम हथियार मंगा लिए थे, तमाम बड़ी सेना को भर्ती कर दिया था। हैदर अली भी कोशिश जारी थी, हैदर अली भी कोशिश कर रहा था और उसने भी सेना में भर्ती की थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं पता था कि अंग्रेज दोबारा से ऐसा कुछ करेंगे।
पर अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग वो तैयारी कर रहा था। और जब, अच्छा एक बात और कही थी अंग्रेजों ने इस संधि पे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन तुम किसी और राज्य पर भी, किसी और राज्य पर भी आक्रमण नहीं करेंगे। अगर तुमने किसी और पर भी आक्रमण किया ना, तो समझ लेना हम तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। बोले ठीक है, मैं क्यों किसी पर आक्रमण करूंगा, बस मुझ पर मत करना कोई। अब अंग्रेज इन 11 वर्षों में इतने सशक्त हो गए थे, इतने पावरफुल हो चुके थे कि इन्हें लगा कि अब हैदर अली पर आक्रमण कर देना चाहिए। और हुआ यही कि शुरू हुआ कौन सा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ, और ये कब शुरू होगा, 1780 से लेकर 84 तक, 1780 टू 84। देखो युद्ध कैसे हुआ। ये जो अंग्रेज थे अभी भी डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर रहे थे, फिर घूमने लगे ऐसे ही, कभी मराठाओं के पास, कभी निजामाओं के पास, कभी साउथ इंडिया की तरफ जाने लगे, कभी सिखों की तरफ जाने लगे। बोले देख लो, कर लो आक्रमण। हैदर अली समझ गया, बोले ये फिर नहीं मानेंगे, बोले अब की बार इन्हें अच्छे से मजा चखाना है। और अब की बार भी अंग्रेजों ने आक्रमण नहीं किया इस पर, यही पागल था और इसने फिर अटैक कर दिया। किसके ऊपर कर दिया, अंग्रेजों के ऊपर। फिर शुरू हुआ कौन सा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 से कब तक हुआ, 84 तक। जैसे ये युद्ध शुरू हुआ 1780 से 84 तक, 1780 से 1782 तक इस युद्ध में हमेशा हैदर अली आगे चल रहा था। 2 वर्षों तक हैदर अली ने वो पराक्रम दिखाया, इसकी सेना ने वो पराक्रम दिखाया कि ये लगातार युद्ध में विजित होते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे। लेकिन फिर वही एक गाना सुनाता हूं ना मैं तुम्हें, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। नशे मन नहीं जानते तुम, नशे वाला मन, रहने दो, लोकेश्वर बढ़िया बताएंगे, पूछ लेना किसी दिन। कुल मिलाकर हुआ ये कि ये जो निजाम थे, मैंने कहा ना किसी के सगे नहीं हुए, इन निजामों को लगा कि अगर हैदर अली आज इस युद्ध को जीत गया तो ये निजामों को भी मारेगा फिर, इसलिए इससे अच्छा है कि अपने से मरे, इससे अच्छा है विदेशी से मर लेते हैं। अजीब ही आदमी थे भाई सब ये। और इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी सेना अंग्रेजों को दे दी, पूरी की पूरी सेना दे दी। जैसे अंग्रेजों को पूरी सेना दी, उस सेना देने के बाद हथियार दिए, अब अंग्रेजी सेना सशक्त हो गई, पावरफुल हो गई। हैदर अली की सेना कमजोर पड़ गई, क्योंकि जितनी सेना थी उतनी पूरी लगा रखी थी उसने। और 1782 आते आते यह भी हुआ कि हैदर अली बुरी तरह बीमार हो गया युद्ध के दौरान, और उसकी मृत्यु हो गई। अगर हैदर अली ना मरता युद्ध में नहीं मरा था, बीमार होकर मरा था, अगर वो ना मरता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और आ जाता। 1782 में ही हैदर अली मर गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से जो कर रहा था वो आयरकूट कर रहा था। आयरकूट पहले नहीं मरा था, पहले हैदर अली मरा था, और उसके 2 महीने बाद आयरकूट बीमारी से मर गया था, दोनों मर गए थे। अब हैदर अली के मरने के बाद ये 84 तक युद्ध कैसे चल गया, हैदर अली का एक बेटा था टीपू सुल्तान, वो अपने पिता का बदला लेने के लिए तुरंत की तुरंत मैदान में उतर पड़ा। अब इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इतना योग्य थोड़ी था जितना पिताजी योग्य थे, ना कभी युद्ध देखे थे, ना कभी कुछ ज्यादा साहस दिखाया था, लेकिन फिर भी युद्ध का नेतृत्व किया। और 1782 से 84 आते आते, 1782 से क्या आते आते, 84 आते आते मैसूर की सेना लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई थी, और लगने लगा था कि अगर अभी संधि नहीं की, अभी हमने नहीं रोका युद्ध को, तो हम खत्म हो जाएंगे। अब की बार संधि के लिए मजबूर कौन हो रहा है, मैसूर, टीपू सुल्तान हो रहा है। और इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को कौन जीत गए, अंग्रेज। अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं, और जीतने के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर की संधि पर। कर्नाटक में पड़ता है ना मैंगलोर, कौन सी संधि पर समाप्त हुआ, ये युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर की संधि पर। इस पूरे युद्ध की सबसे खास बात है, संधि याद रखनी है। प्रथम कब हुआ, मद्रास की संधि पर, दूसरा कब समाप्त हुआ, मैंगलोर की संधि पर, और ये युद्ध मंगलौर की संधि पर समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को बहुत कुछ देना पड़ गया। अंग्रेज तो बुद्धिमान थे, वो तो रीढ़ की हड्डी को तोड़ते थे भाई साहब डायरेक्ट। रीढ़ की हड्डी किसी भी देश की इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था, तोड़ दो उसे, पूरी कहानी खत्म।
आधे से ज्यादा राज्य को छीन लिया। या तो युद्ध चलने दीजिए या युद्ध बंद करना है तो जो अंग्रेज कहेंगे वो करना पड़ेगा। आधी सी सेना को ले लिया। अब क्या बचा था टीपू सुल्तान पर? टीपू सुल्तान नए नए राजा बने थे, फिर भी युद्ध समाप्त कर लिया, युद्ध शांत हो गया। और युद्ध शांत होने के बाद अब आराम से रहने लगे। अगर टीपू सुल्तान के बारे में बात करें, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था और इसकी माता का नाम फकरुन्निसा था। और टीपू सुल्तान, जहां इसका पिता एक निरक्षर था, अनपढ़ था, वहीं टीपू सुल्तान बहुत पढ़ा लिखा था। 5 भाषाओं का ज्ञान था, 5 भाषाओं का। उर्दू जानता था, अरबी जानता था, फारसी जानता था, कन्नड़ जानता था और अंग्रेजी भी जानता था। 5 भाषाओं का ज्ञान था। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने खुलेआम बादशाह की उपाधि धारण की थी। जहां हैदर अली ने कोई बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी, वहीं इसने खुलेआम बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसका साम्राज्य सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था। इसने सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों पर एक तरफ हिंदू देवी देवताओं के नाम अंकित कराए थे तो एक तरफ अरबी फारसी भाषा में कुरान के लेख लिखवाए थे। जो भी कुरान में कुछ अच्छी बातें होती हैं ऐसा लिखवाया था। इससे ज्ञात होता है कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य किया करता था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान जब शासक बन गया तो आराम से शासन करने लगा, धीरे धीरे सेना को भर्ती करने लगा, अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगा। उससे पता था अंग्रेज लौटकर जरूर आएंगे और अब की बार आएंगे तो खत्म ही कर देंगे, इसलिए पहले से तैयार होना बहुत जरूरी है। 1784, 85, 86, 87, 88, 90 और जैसे ही 1790 आया और हुआ यही, एक और नए युद्ध की नींव पड़ी, जिस युद्ध को कहते हैं हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू होगा? 1790। और 90 से कब तक चला? 92 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक हुआ। क्या खास बात थी युद्ध होने की? दुनिया में एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस आजाद हुआ था। फ्रांस की क्रांति में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहायता की थी तो फ्रांस में एक नए क्लब की स्थापना हुई थी, जिस क्लब का नाम था जैकोबिन। ये नाम याद रखना है। ये कौन सा क्लब था? ये फ्रांस का क्लब था, जैकोबिन क्लब। इस क्लब का काम क्या था कि फ्रांस में ये गठित हुआ था। इसमें युवा, वृद्ध, पढ़े लिखे आदमी सब लोग थे। इसी जैकोबिन क्लब की वजह से फ्रांस आजाद हुआ था इन अंग्रेजों से। इन अंग्रेजों से जब ये आजाद हुआ था तो इस जैकोबिन क्लब ने भी एक कसम खाई थी, दुनिया के जिस देश में अंग्रेजों ने शासन कर रखा है और अगर उस देश ने हमको बुलाया, जैकोबिन क्लब को बुलाया, तो हम वहीं जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे, क्रांति करेंगे और अंग्रेजों को वहां से भगाएंगे। अंग्रेजों ने तो 54 देशों पर शासन किया था दुनिया में। फ्रांस पर भी किया था, अमेरिका पर भी किया था, हिंदुस्तान की तो बात ही मत करिए आप। ये जैकोबिन क्लब ने ऐसी वायदा किया था, प्रॉमिस किया था, कसम खाई थी। ये बात टीपू सुल्तान को पता चल गई। टीपू सुल्तान ने कहा एक क्लब जब ऐसा करता है तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, जैकोबिन क्लब की सदस्यता ले लेते हैं। और टीपू सुल्तान बिना अंग्रेजों को खबर दिए सीधा कहां चला गया? फ्रांस। और फ्रांस में जाकर जैकोबिन क्लब की सदस्यता ले लेता है। लेकिन दुर्भाग्य था टीपू सुल्तान का कि जब जैकोबिन क्लब से कहा कि सर आप हिंदुस्तान आइए और आप अंग्रेजों को हमारी सहायता करिए, उन्हें भगाना है हिंदुस्तान से, तो जैकोबिन क्लब ने कह दिया अभी तो हम जाने में सक्षम नहीं है, अभी नहीं जा सकते। तुम लिखने आते हो? नहीं नहीं, लिखने आते हो? हाँ तुम भी लिख लो। भाई साहब, फिर लिखवाने की ही ज्यादा मन में ही तो मैं ही लिखवा देता ना। अरे फोटो खींच लो, इतने बड़े बड़े एंड्रॉइड फोन दिए हैं पिताजी ने तुम्हें, उनको तेरा बोलना जरूरी है। अरे फोटो खींच लो, उसके प्रयोग करो, सेल्फी में प्रयोग मत करो, समझ रहे हो ना? हाँ, अभी लिखना थोड़ा कम करो, ये लिखा हुआ तो किताबों में है। तुम्हें कितने नोट्स चाहिए बताओ, तमाम पीडीएफ भेज दो तुम्हारे फोन पर। और भगवान कसम एक याद ना कर सकते तुम? पीडीएफ से कभी याद होता होगा?
भाई साहब पीडीएफ से याद करते तो हमारे पास काहे आते तुम, बताना जरा, कहाँ दिखाते तुम दर्शन अपने, हमें नहीं दिखाते ना। पढ़ लो पीडीएफ से एक सुपर पीडीएफ मिलेगी तुम्हें, यूपीएससी की पीडीएफ मिलेगी, पढ़ लो, कितना पढ़ोगे, एक अक्षर याद कर जाओ तो गारंटी है तुम। भाई साहब भगवान का वरदान है हम पर, सरस्वती मैया का। बोले चिंता मत कर बेटा, तेरा पढ़ाया वही पढ़ेंगे ये लोग है ना, तो लिखना बंद करो। लिखवाता हूँ क्या मैं ज्यादा, नहीं, जो गुस्सा दिलाते हो तभी तो लिखवाता हूँ। हाँ सुनो, ये कौन सा क्लब था, जैकोबिन। इस क्लब ने मना कर दिया, बोले सर हम आपकी सदस्यता तो ग्रहण कर स्वीकार कर रहे हैं लेकिन हम आएंगे नहीं। बोले कैसी बात कर रहे हैं, बोले इसलिए नहीं आएंगे, हमारा अभियान पहले से ही, हमारे मिशन कई देशों में है और हमारे पास इतने लोग नहीं है कि जैकोबिन क्लब हिंदुस्तान पहुंच जाए। अच्छा, अगर एक भी देश से कोई भी मिशन वापस आता है या जीत कर आता है, सबसे पहले इंडिया जाएगा। टीपू सुल्तान ने कहा भेज दीजिएगा, बोले ठीक है। वो वहां से आते हैं और हाँ, टीपू सुल्तान ने एक और काम किया था, एक नगर को बसाया था जिस नगर का नाम था श्रीरंगपट्टनम। कौन सा नगर बसाया था, श्रीरंगपट्टनम, और इसी को अपनी राजधानी बना लिया था। मैसूर से बदलकर राजधानी कहां पहुंचा दी थी, श्रीरंगपट्टनम में, कर्नाटक में ही है श्रीरंगपट्टनम, वहीं पर मैसूर के निकट में श्रीरंगपट्टनम को बसाया था और अलग राजधानी बना ली थी। ये फ्रांस से वापस आया और वापस आकर इसी श्रीरंगपट्टनम में इस जैकोबिन क्लब की एक शाखा, एक ब्रांच खोल दी, एक ब्रांच स्थापित कर दी। और 1790 आते आते अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई कि टीपू सुल्तान फ्रांस गया था और इसने किसकी सदस्यता ले ली है, और जैकोबिन क्लब का नाम आते ही ना अंग्रेजों की टीस लग जाती थी, गुस्सा क्रोध, एंग्री मैन बन जाते थे भाई साहब, भयंकर वाले। बोले जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब ने ना तो अंग्रेजों की वास्तव में अच्छे से जड़ें काटी, जैकोबिन क्लब ने ही थी दुनिया में से। बोले जैकोबिन क्लब की सदस्यता लेने गया, इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सबसे बड़ा कारण था जैकोबिन क्लब की क्या लेना, सदस्यता। और अंग्रेजों ने बिना पूछे टीपू सुल्तान पर क्या कर दिया, आप करो। 1790 से 92 तक ये युद्ध चला और 92 तक आते आते टीपू सुल्तान बिल्कुल खत्म हो चुका था। इतना कुछ नहीं था जितना अंग्रेज आगे निकल गए थे, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहा था, अधीनता स्वीकार नहीं की थी इसने। और 1792 आते आते टीपू सुल्तान को लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, कम से कम जैकोबिन क्लब आ जाए, उसका इंतजार करना चाहिए। इसलिए इसने एक और संधि कर ली और इसी संधि को क्या कहा जाता है, यही संधि है श्री रंगपट्टनम की। कौन सी संधि है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 67 टू 67 से कौन सी संधि पर समाप्त हुआ, कौन सी संधि पर, मद्रास की संधि पर। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब से करता, 80 से, हैदर अली कब मारा गया, 82, 1700। फिर किसने इस युद्ध का नेतृत्व किया, टीपू। और भाई साहब 1784 में युद्ध किस पर समाप्त हुआ, मैंगलोर की, मैंगलोर की। अब कौन सा युद्ध हुआ, 1790 से 90 से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है, टीपू। इस युद्ध का होने का प्रमुख कारण क्या था, जैकोबिन क्लब की क्या ले लेना, जैकोबिन क्लब की क्या ले लेना। कहां का था ये जैकोबिन क्लब, फ्रांस का। और ये युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। भूल तो ना होगी पेपर में, कुछ याद मत रखना, तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा नहीं आता, यहां से साउथ इंडिया का है ये। हाँ, चारों युद्धों के बारे में पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, संधि पूछ सकता है, इस बात को याद रखना। बाकी कुछ ज्यादा मैं लिखवा दूंगा तुम्हें जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कौन सी संधि हो गई, श्रीरंगपट्टनम। यहाँ कुछ नहीं बचा था टीपू सुल्तान के पास, बस एक महल रह गया था जिस महल का नाम था श्रीरंगपट्टनम। मैसूर भी छिन गया था, सब कुछ छिन गया था, बस परिवार था, थोड़े बहुत सैनिक थे, आराम से रहने लगा था। 1792 से 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 एक नए युग की शुरुआत हो रही थी, एक नई सेंचुरी आने वाली थी, 19वीं शताब्दी। उससे पहले अच्छा,
1799 ये कौन सी सेंचुरी है? 18वीं तो है ये। अब इससे आगे कौन सी आएगी? 19वीं। हाँ, लेकिन भारत में एक सूर्यास्त होने वाला था टीपू सुल्तान का। 1799 में इधर जैकोबिन क्लब से एक सूचना आ गई, इंफॉर्मेशन, क्या हम हिंदुस्तान आ जाएं? और टीपू सुल्तान तो इसीलिए इंतजार में था कि कैसे भी जैकोबिन क्लब हिंदुस्तान आ जाए। लेकिन सूचना टीपू सुल्तान के बाद में आई, उससे पहले अंग्रेजों के पास पहुंच गई। अंग्रेजों की बड़ी जानकारियां थी, अंग्रेजों के पास पता चल गई कि टीपू सुल्तान उन्हें बुलाना चाहता है, और अगर ये सूचना टीपू सुल्तान के पास पहले पहुंच गई और उसने बुला लिया तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उस टीपू सुल्तान वहां पर कोई सूचना दे पाता, उससे पहले इसने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने बोले अब इसे खत्म करना ही बहुत जरूरी है। और फिर शुरू हुआ कौन सा युद्ध? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, शुरू हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और कुछ नहीं चला, कुछ दिन चला। 1799 अकेला टीपू सुल्तान अपने कुछ सैनिकों के साथ श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर खड़ा हो गया। और हाँ चलने दो, तेज चला भैया ना, हम भी सुन लेंगे, अच्छा लग रहा है। चलो भाई साहब, तुम्हारे फोन साइलेंट नहीं रह सकते, तुम साइलेंट हो जाओगे, पर बजने दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे संगीत है, दिक्कत क्या है? संगीत में तो गुनगुनाना चाहिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799। युद्ध शुरू हुआ, कुछ सैनिकों के साथ अकेला हैदर अली खड़ा है। वो कौन खड़ा है? टीपू सुल्तान। युद्ध लड़ा, जब तक दम था तलवार चलाता रहा। अंग्रेज आते गए, काटता गया, काटता गया। और युद्ध लड़ते लड़ते श्रीरंगपट्टनम के किले के सामने एक तलवार ऐसी आई कि गला साफ। इस प्रकार टीपू सुल्तान की क्या हो गई? यह शहादत को प्राप्त हुआ। टीपू सुल्तान ने एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट दिया था। टीपू सुल्तान ने कहा था, मैं अंग्रेजों को तो मारकर भगा सकता हूं, लेकिन इस पूरे समुद्र को कैसे सोख लूं? ये किसने कहा था? ये समुद्र कौन था? ये समुद्र कौन था? ये निजाम थे। बोले इस भारतीयों का क्या करूं जो धोखा देते हैं। और भारतीयों ने खूब धोखा दिया था। और इस प्रकार इस युद्ध के बाद ही ये पूरा मैसूर साम्राज्य किस में मिला दिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य। किस में मिला? अब तो लिख लो। नहीं नहीं लिखोगे, अब लिखोगे।